नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। हम राजस्थान की चित्रकला पढ़ रहे थे। चित्रकला के 3-4 पार्ट तो मैंने डाल दिए थे, यानी मारवाड़ स्कूल ऑफ द पेंटिंग हम पढ़ रहे थे दोस्तों। अब बीच में राजस्थान मैंने छोड़ा नहीं था दोस्तों, एग्जाम था रीट वाला, तो थोड़ा सा बिजी शेड्यूल्स में निकाल नहीं पाया समय। अब दोस्तों एक छोटा सा, वैसे तो अब आप कहो, एक छोटा सा आंकलन बता रहा हूँ दोस्तों। मैंने यूट्यूब पर ज़्यादा से ज़्यादा अब तक 75 वीडियो डाले हैं, जिसमें से 50 वीडियो प्लस तो यानी यूजीसी नेट है, जो हिस्ट्री जीआरएफ, जो हिस्ट्री की तैयारी करते हैं स्पेशल हिस्ट्री के लिए, या यूपीएससी दे रहे हैं या पीसीएस दे रहे हैं। आप ध्यान रखना दोस्तों, आरएएस वाले तो इसको आरएएस है, पटवारी वाले हैं, और अभी जो भर्ती आई है वीडियो, तो ये तीनों तो मोस्टली देख लेना दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न 100% बनेंगे। जो भी इंडियन हिस्ट्री से सवाल आएंगे, एक भी सवाल आपका सिंगल सवाल बाहर नहीं देगा। अब बात करते हैं दोस्तों राजस्थान की। राजस्थान की जियोग्राफी के चैप्टर मैंने नहीं, हालांकि एक और चैनल पर डाले थे, वो आप देख सकते हैं। चैनल का नाम तो अब यूट्यूब का ये एल्गोरिदम है कि अपने किसी भी चैनल पे, प्राइवेट चैनल पे, अपने दूसरे यूट्यूब का चैनल का नाम नहीं बोल सकते, लेकिन मैंने जियोग्राफी की वीडियो डाले दोस्तों। आप वीडियो की लिंक उठा के देख लेना दोस्तों। अगर वीडियो में से सवाल बना है ना, यानी उस टॉपिक में से अगर सवाल बना है, तो आपका सवाल बाहर नहीं गया। फिर भी मैं अपने चित्रकला पे आता हूँ दोस्तों। मैंने चित्रकला पे ज्यादा से ज्यादा 4 वीडियो डाले हैं, और मैंने यहाँ आपको स्टार लगा लगा के बताया था, खूब चिल्ला चिल्ला के, कि आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है। मैंने जब ये यानी मेरे यूट्यूब से स्टार्ट किया, तो एक ही टॉपिक शायद करवाया है, चित्रकला से स्टार्ट। देखो दोस्तों, बीएसटीसी का पेपर हुआ, बीएसटीसी में पेपर चेक यानी क्वेश्चन चेक कर लेना। पीटेट का हुआ, पीटेट में चेक कर लेना। राजस्थान एसआई का हुआ दोस्तों, राजस्थान एसआई की 6 यानी 3 जो भी 2 शिफ्टों में पेपर हुए, दोनों शिफ्टों के चेक कर लेना चाहिए। और कल रीट का पेपर हुआ, यानी कल या परसों जब भी हुआ, रीट का पेपर हुआ। तो दोस्तों 4 पेपर है, लगातार सवाल बन रहे हैं। तो मैंने आपको यूट्यूब में पहले दिन ही यह बात बोली थी कि मैं वही चैप्टर उठाऊंगा जो अधिक वेटेज वाले चैप्टर हैं, जिनसे लगातार प्रश्न उठ रहे हैं दोस्तों। जो भी आरएएस की परीक्षा दे रहा है, या वीडियो की दे रहा है, या पटवारी की दे रहा है, तो वो एक बात ध्यान रख लेना, चित्रकला से 100% प्रश्न आएगा। अब प्रश्न क्या पूछा जाता है वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। मैं तो सब कुछ बता दूंगा, लेकिन आप कितना गैस कैच कर पाते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलो दोस्तों, ज्यादा बात नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। लाइक शेयर कमेंट करना आपकी जिम्मेवारी है, आप शेयर कर दीजिए भी बच्चों को। हम पढ़ क्या रहे थे, तो मारवाड़ स्कूल ऑफ द पेंटिंग पढ़ रहे थे। मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, इसके अंतर्गत बहुत सारी लघु चित्र शैलियां पढ़ी थी, लेकिन हमारी जो बची हुई है वह उन चित्रकला शैलियों की बात करता हूं। सबसे महत्वपूर्ण चित्रकला शैलियां बची हुई दोस्तों, जिनका नाम है जैसलमेर। एक था जैसलमेर दोस्तों, एक बची हुई दोस्तों किशनगढ़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जाता, ऐसा कोई एग्जाम नहीं गया होगा, यहां तक कि आईएएस प्री 2018 का पेपर चेक कर लेना, किशनगढ़ से प्रश्न पूछा हो, बनी ठंडी से प्रश्न पूछा हो। शायद बीएसटीसी में भी यहीं से आया था। जो यानी वो जो चित्र है ना, वो किसने बनवाया था, तो गोपाल सिंह साहब से प्रश्न पूछा हुआ था दोस्तों। अब इतना पता नहीं एक्चुअल प्रश्न क्या आया था, लेकिन प्रश्न आया था, इतना मुझे कंफर्म है। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, जिसने भी एक एग्जाम की स्ट्रेटजी बता रहा हूं फिर से आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो 3 चीज हमेशा फॉलो कर लेना। सबसे पहले आपके पास में आपके एग्जाम का सिलेबस होना चाहिए। यू मस्ट हैव सिलेबस। आपको पढ़ना क्या है ये पता होना बहुत जरूरी है। आप देख रहे हैं, यानी किताब उठा ली हमने, किताब में यूपीएससी पढ़ रहे हैं, यूपीएससी हमारे सिलेबस में नहीं है, हम ऐसा चैप्टर पढ़ रहे हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो उसका पढ़ने से कोई भी औचित्य नहीं है, क्योंकि विभाग कभी भी आउट ऑफ द सिलेबस प्रश्न नहीं बनाता है। सबसे पहली चीज है सिलेबस। दूसरी चीज हमेशा ध्यान रखना, आप हमेशा ओल्ड पेपर्स पढ़ें, ओल्ड पेपर्स देखें, इनको सोल्व करें। आप देख लेना दोस्तों, यानी जो पिछली भर्तियों में जो पेपर है, यहां तक कि बीएसटीसी का सवाल एसआई में आया, एसआई वाला सवाल आप दोस्तों देख लेना, रीट में पूछा हुआ, जो जल दिवस या पता नहीं कौन सा पूछा था, जल दिवस या पता नहीं पृथ्वी दिवस पूछा हुआ, वो रीट बीएसटीसी में पूछा हुआ है। ये प्रश्न जल दिवस पूछा हुआ दोस्तों, यानी बीएसटीसी में पूछा। अब 1% तो आपका सही हो जाता है ना दोस्तों। 1% की वैल्यू क्या होती है, ये उस बच्चे से पूछना जो 1 नंबर से रहा हो।
तो ये आपकी स्ट्रेटजी है। सिलेबस ओल्ड पेपर। तीसरा हमेशा ध्यान रखना, वह मधुमक्खी कभी शहद इकट्ठा नहीं करती जो छत्ते को नहीं छोड़ती। सबसे पहले आपको अपना घर छोड़ना पड़ेगा, यानी आपको एक कमरा लेना पड़ेगा, कमरे में बैठकर सेल्फ स्टडी जरूर करनी पड़ेगी। एक बार कोचिंग कर ली बहुत है, इसके बाद में आप सेल्फ स्टडी कीजिए, किताबों से पढ़े। किताब से बाहर कुछ नहीं मिलेगा। आप जानकर ताज्जुब हो जाएगा आपको कि 6वीं 7वीं 8वीं की किताबों से पूरा पेपर बना था नीट का। हम पढ़ रहे हैं गाइडें इतनी इतनी मोटी, फायदा क्या भी इतनी मोटी का 6वीं 7वीं किताबें पढ़ लेते तो आपका प्रश्न सोल्व हो जाता। अगर जो प्रश्न किसी को नहीं आ रहा था तो वो किसी को ही नहीं आ रहा था दोस्तों, को किसी भी कोचिंग संस्थान वाले ने ये नहीं कहा कि ये हमारे नोट्सों में से है, नहीं आया तो वो विभाग ने किसी से नहीं आने दिया, तो जो आए हैं वो सभी के आए हैं दोस्तों, ये बात ध्यान रखना। यानी जो आएंगे वो मेरे वीडियो में से आएंगे, सभी के वीडियो में से आएंगे। आप देखते किसे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कौन कितने अच्छे तरीके से कंटेंट दे पाता है। यानी टीचर अच्छा वही होता है जो आपकी सब्जेक्ट में रुचि पैदा कर सके। अगर मैं रुचि पैदा कर सकता हूं तो इसका यकीन मानिए दोस्तों मैं आपका सबसे बेस्ट टीचर हूं। अगर मैं रुचि नहीं पैदा कर सका तो आप मेरे पास में चाहे कितना ही अच्छा कंटेंट हो, मैं ज्यादा आप मुझे पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे अपन, आप जिस भी टीचर से पढ़ते हैं उससे रुचि लगाओ, यानी लगाव जरूर करें। अगर आपका लगाव है उस टीचर के प्रति तो आप यकीन माने वह जो चीज बताएगा वो आपके 100% दिमाग में आएगी। फॉर एग्जाम्पल बताना चाहूँ तो आप सिनेमा हॉल में जाते अच्छे से फिल्म देखते नहीं क्या? अब चाहे फिल्म अच्छी हो बुरी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, देख लेते ना, हमारे पैसे लगे, रुचि आ जाती है तो हमारा माइंड सेट हो जाता है और पूरी फिल्म हमें याद हो जाती है। काश हम ऐसा एग्जाम हॉल में कराएं तो आपका पेपर पास हो जाएगा। तो दोस्तों जैसलमेर शैली पे बात हूं। जैसलमेर शैली बस 2-4 ही प्रश्न है, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसलमेर शैली का पहली बात तो आपको विकास याद करना है, यानी विकास किस किस समय हुआ। दूसरा आपको याद क्या करना है, इसका उपनाम। ये राजस्थान पुलिस में प्रश्न पूछा था दोस्तों, स्टार लगाओ दोस्तों। इसका प्रमुख विषय क्या था, प्रमुख विषय। और दोस्तों इसका जो विशेषता है वो विकास इसका 16वीं सदी में हुआ था दोस्तों, यानी 16वीं शताब्दी में इसका विकास हुआ था, बस ये ध्यान रखना। उपनाम क्या है तो मांड शैली, इसे कहते हैं मांड शैली। और ये राजस्थान पुलिस में प्रश्न आ गया दोस्तों, उन्होंने पूछा था मांड क्या है, यानी किसका प्राचीन नाम, तो जैसलमेर का है, यानी जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या है तो मांड है, ये बात याद रखिए दोस्तों। प्रमुख विषय तो महेंद्र एवं मूमल का चित्रण है दोस्तों, महेंद्र एवं मूमल का चित्रण। अब दोस्तों महेंद्र एवं मूमल क्या है, तो महेंद्र कहते हैं अमरकोट का एक राजकुमार था और मूमल यहाँ की राजकुमारी थी, इनके बीच में प्रेम प्रसंग था। ये ऊंट लेकर आया था, चितल ऊंट का वगैरह का नाम था, आपको वो सब याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है महेंद्र एवं मूमल की जो प्रेम कथा है वो यही थी। और क्या है दोस्तों, तो महारावल अक्के सिंह, महारावल अक्के सिंह, हर राय तथा मूमल राज प्रथम का, अक्के सिंह, हर राय और मूलराज प्रथम का, मूलराज प्रथम का काल जैसलमेर शैली का महत्वपूर्ण काल है, महत्वपूर्ण काल, बस इतनी बात है। यानी ये नाम ले सकता है कि किसका काल महत्वपूर्ण काल है, यानी स्वर्ण काल तो नहीं कह सकते आप, लेकिन महत्वपूर्ण काल आप ध्यान रख लेना। कुछ किताबें तो मूलराज फर्स्ट को मानती है दोस्तों, लेकिन अधिकांश जो भी राइटर हैं वो नहीं मानते हैं, राइटर इसी बात को प्रेफर करते हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया। विकास तो 16वीं शताब्दी में। उपनाम मांड शैली, मांड किसका उपनाम है तो जैसलमेर का उपनाम दोस्तों। प्रमुख विषय तो महेंद्र एवं मूमल का चित्रण, ये लाइन याद करो तो कर लेना, अच्छे एग्जाम में जरूर पूछी जाती है, छोटे मोटे एग्जामों में ये लाइन नहीं पूछी जाती। अब दोस्तों दो इसकी खास बातें, एक तो इसकी विशेषता क्या क्या है और इसके प्रमुख कोई चित्रकार हैं तो। हेडिंग डाले में प्रमुख विशेषता है, प्रमुख विशेषताएं। तो क्या क्या विशेषता है, पहली विशेषता तो इस शैली पर कोई भी बाह्य शैली का प्रभाव नहीं पड़ा, बाह्य शैली का प्रभाव नहीं पड़ा।
बस सबसे बड़ी विशेषता है, इंपोर्टेंट लगाओ, स्टार लगाओ, डायरेक्ट प्रश्न आ जाता है दोस्तों। राजस्थान की ऐसी कौन सी चित्रकला शैली है जिस पर कभी भी कोई बाह्य प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, तो कौन सी? जैसलमेर शैली। यानी स्कूल पूछे तो मारवाड़ स्कूल में जैसलमेर आएगा, डायरेक्ट शैली पूछ रहे हैं तो जैसलमेर आ जाएगा। जैसलमेर शैलियों का यानी जैसलमेर की हवेलियों का चित्रण, जैसलमेर की हवेलियों का चित्रण इस शैली का उदाहरण है, इस शैली का उदाहरण है। यानी जैसलमेर में जितनी भी हवेली है, पटुओं की हवेली है, जालिम सिंह की हवेली, जो भी हवेली रही है, वो सब किस चित्रकला शैली की विशेषता है? तो जैसलमेर शैली की विशेषता है। यहाँ की दो हवेलियां हैं दोस्तों, मोस्ट है, ध्यान रखना, एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है। पटुओं की हवेली, पटुओं की हवेलियां एक, दूसरी है जिसका जालिम सिंह मेहता की हवेली, जालिम सिंह मेहता की हवेली। बस अच्छे से नोट डाउन जरूर कर लेना दोस्तों, दोबारा वापस नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़े, इतना जरूर ध्यान रखें। जैसलमेर शैली में कोई भी चित्रकार नहीं है, तो आप चित्रकारों का नाम याद करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, बस 3 लाइनें याद रखनी है। विकास कब हुआ है दोस्तों? आज तक 2 ही चीजें प्रश्न पूछिए, जैसलमेर शैली से 3 ही चीजें प्रश्न बनते हैं, 3 ही प्रश्न आपको याद रखने हैं। क्या क्या याद रखने हैं? ऐसी कौन सी शैली है जिस पर कोई भी बाह्य प्रभाव नहीं पड़ा? तो वह है जैसलमेर शैली, क्योंकि जैसलमेर दूर इतना बड़ा, कोई मुगल आक्रमण हुए नहीं, कोई दिल्ली सल्तनत का इतना कोई विशेष आक्रमण नहीं। अब दूसरा, अंग्रेज भी नहीं आ पाए थे। दूसरा क्या प्रश्न बनता है दोस्तों? दूसरा प्रश्न ये बनता है कि मांड किस शैली की उपनाम है? तो मांड किसका उपनाम है? तो दोस्तों जैसलमेर का है, बस यही ध्यान रखना। तीसरी बात, इसकी एक और विशेषता है, महेंद्र ए मूमल का चित्रण की विशेषता किस शैली की विशेषता है? तो जैसलमेर। बस 3 लाइनें याद करनी है दोस्तों, और कुछ भी मत याद करना जैसलमेर से, इसके अलावा कोई प्रश्न नहीं बनता। 3 इजी प्रश्न है, चाहे कितना भी कोई सा भी टफ एग्जाम दे रहे हो दोस्तों, आपको इससे ज्यादा प्रश्न नहीं मिलेंगे। टफ क्या पूछा जाता है? तो चित्रकार पूछे जाते हैं, चित्रकार है ही नहीं तो हमें याद करने की जरूरत ही नहीं। लास्ट शैली बची दोस्तों, जिसका नाम है, हेडिंग डालें, किशनगढ़ शैली। सबसे महत्वपूर्ण शैलियों में से, यानी जितने भी शैली पढ़े हैं, अगर उसमें से सबसे ज्यादा प्रश्न जिस शैली से पूछे जाते हैं, उस शैली का नाम है किशनगढ़। तो हेडिंग डालें दोस्तों, किशनगढ़ शैली, किशनगढ़ शैली। दोस्तों किशनगढ़ शैली के बारे में पूरा डिटेल से बता दूंगा, बस एक बार वीडियो देखने की मात्र जरूरत है दोस्तों। अगर आपने ये वीडियो पूरा वॉच कर लिया ना किसी तरीके से, तो आपका किशनगढ़ शैली से कभी भी शायद ही सवाल कोई गलत हो, इससे बाहर आ गए ना दोस्तों, तो यकीन मानना आपको आता ही नहीं है। किशनगढ़ शैली की दोस्तों पहली लाइन तो है, प्रकाश में लाने का श्रेय। आपको यह पूछा जाएगा कि इस चित्रकला शैली को प्रकाश में कौन लेकर आए, तो श्रेय किसको जाता है? तो ध्यान रखना दोस्तों, प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर फयाज अली, डॉक्टर फयाज अली तथा एरिक डिक्सन, एरिक डिक्सन महोदय को जाता है। और ये प्रयास में इन्होंने प्रयास कब किया था? तो कहते हैं 1940-41 में इन्होंने प्रयास किया था। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है, किशनगढ़ शैली का स्वर्ण काल। एक एक बिंदु पे ध्यान रखना दोस्तों, एक एक बिंदु महत्वपूर्ण है। इस शैली के बारे में मैं ये नहीं कह सकता कि ये लाइन महत्वपूर्ण नहीं है, एक एक लाइन पूछी हुई दोस्तों। स्वर्ण काल दोस्तों, तो महाराजा सावंत सिंह, महाराजा सावंत सिंह, सावंत सिंह दोस्तों एक अच्छा कवि भी था, शायर भी कह सकते हैं। ये जो यानी अपनी प्रेमिका के लिए शायरियां वगैरह करता था, और शायरियां लिखता था ना, तो अपनी प्रेमिका के लिए लिखता था, और अंत में नाम ये लगा देता था नागरी दास, ताकि किसी को पता ना चले। तो ये भी नाम ध्यान रखना, नागरी दास भी, यानी स्वर्णकाल सावंत सिंह नेम ले, नागरी दास ऑप्शन में, तो नागरी दास करके आएंगे। नेक्स्ट पूछा जाता है दोस्तों, यहाँ की एक ही चीज है जिसके बारे में पूछा जाता है, उसका नाम है बनी ठनी। ये 2 चीजें आप याद रख लेना, यानी प्रकाश में लाने का श्रेय तो डॉक्टर फयाज अली और एरिक डिक्सन। एरिक डिक्सन जिन्होंने भारत की मोनालिसा कहा था, अभी हम चर्चा करेंगे। स्वर्ण काल तो महाराजा सावंत सिंह या नागरी दास। दोस्तों एक बार प्रश्न सेकंड ग्रेड में आ चुका है इस प्रकार का कि किशनगढ़ शैली किस चित्रकला शैली की उप शैली है। रीट में आया ना दोस्तों, परसों ही आया ना, क्यों क्या प्रश्न आया था? उन्होंने पूछा था मेवाड़ स्कूल
यानी चावंड के बारे में जो कुछ होगा ना, चावंड किसके अंतर्गत आता है, तो चावंड किसके अंतर्गत आता है, तो मेवाड़ के नहीं आता है क्या, तो ये मैंने वीडियो में बता रखा है। यानी आपको इस प्रकार प्रश्न पूछ लेते हैं आजकल फंसाने के लिए। अब इसकी एक ही विशेषता है दोस्तों, उसी पे चर्चा कर लेता हूं, उसका नाम है बड़ी ठणी। बड़ी ठणी, बस सबसे ज्यादा प्रश्न जो पूछे जाते हैं एग्जाम में बड़ी ठणी से ही पूछे जाते हैं दोस्तों। बड़ी ठणी दोस्तों, बड़ी ठणी का मूल नाम क्या था, तो इसका मूल नाम था विष्णुप्रिया। विष्णुप्रिया, कुछ कुछ किताबों में इसका नाम रसिक प्रिया भी दे रखा है दोस्तों, लेकिन ज्यादा ये सही है विष्णुप्रिया, आप ध्यान रखेंगे। श्रृंगार करने की, यानी इसका श्रृंगार बहुत अधिक था, इसलिए इसका मूल नाम क्या पड़ गया था, तो ये बात लिखने की जरूरत नहीं, श्रृंगार करने के नाम कारण इसका नाम पड़ गया था बड़ी ठणी। ये कौन थी, तो ये सावंत सिंह की प्रेमिका थी, सावंत सिंह की प्रेमिका। अब सावंत सिंह कौन थे, तो महाराजा सावंत सिंह, यानी किशनगढ़ के यहाँ के महाराजा थे। इसका उपनाम क्या है दोस्तों, बस सबसे ज्यादा यही प्रश्न पूछा जाता है, उपनाम। तो इसे कहा जाता है भारत की मोनालिसा। भारत की, राजस्थान नहीं अपितु भारत की मोनालिसा कहा जाता है, मोनालिसा। ये किसने कहा था, तो ये भी ध्यान रखना, एरिक डिक्सन महोदय थे, इन्होंने कहा था। अब ये मोनालिसा की पुंगो गुरुजी, तो मोनालिसा दोस्तों, आपने कभी एक गेम खेला हो फोन में, एक महिला का चित्र आता है, महिला का चित्र जिसे आप, यानी वो कटा हुआ चित्र होता है, उसको आप पूरा करना होता है, तो वो चित्र है ना, वही मोनालिसा है। वो चित्र इटली के एक चित्रकार नियो विंची महोदय नाम है उनका, उन्होंने बनाया था दोस्तों। अब विंची महोदय ने बनाया था, तो कुछ उस पर पीएचडी वगैरह भी हो चुकी है उस चित्र पर। कुछ कहते हैं ये हंस रही है, कुछ कहते हैं ये गर्भवती महिला है जो अपने बच्चे के बारे में सोच रही है, हमें उस पर नहीं जाना है। लेकिन वो विश्व की मोनालिसा है, यानी वो इटली की मोनालिसा है, लेकिन भारत की मोनालिसा कौन है, तो बड़ी ठणी यानी विष्णुप्रिया है। अब ये किस संप्रदाय में, तो नागरीदास यानी सामंत सिंह पर वल्लभ संप्रदाय का अत्यधिक प्रभाव था, वह अपने आप को कृष्ण कहता था, तो ये भी वल्लभ संप्रदाय से दीक्षित हुई थी, वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित। नेक्स्ट क्या पूछा जा सकता है, भारत सरकार ने 5 मई 1972 पर बड़ी ठणी पर डाक टिकट जारी किया। भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया था दोस्तों। कब जारी किया, तो 5 मई 1972 को। निहालचंद, ये प्रश्न पूछा था दोस्तों, निहालचंद यानी सावंत सिंह जो था ना दोस्तों, सावंत सिंह का दरबारी चित्रकार था जिसका नाम था निहालचंद। निहालचंद से इन्होंने अपनी प्रेमिका का चित्र बनवाया था। अब सावंत सिंह से निहालचंद ने पूछा कि साहब मैं अगर चित्र तो बना दूंगा, लेकिन मैं एक अच्छा चित्रकार हूं, अगर मैंने चित्र बनाया, अच्छा चित्र बन जाता है, तो लोग मेरे से पूछेंगे ये चित्र है किसका। सावंत सिंह की भी समस्या आ गई, तो सब मैंने बताया था ना, सावंत सिंह अपने आप को कृष्ण कहता था, तो इसने कह दिया कि आप ऐसा कह देना कि यह एक राधा का चित्र है, यानी भगवान कृष्ण की प्रेमिका का नाम क्या था, तो राधा था, तो ये भी, इसको भी राधा की संज्ञा दी जाती है। यानी निहालचंद द्वारा राधा के रूप में चित्रण हुआ था, राधा के रूप में चित्रण। राजस्थान की राधा तो कौन है, तो मीरा है दोस्तों, ये ध्यान रखना। भारत की मोनालिसा, इसका एक और उपनाम है दोस्तों, आपको किताबों गाइडों में नहीं मिलेगा, इसे कहते हैं किशनगढ़ की मीरा कहते हैं दोस्तों, ये ध्यान रखना, किशनगढ़ की मीरा। क्योंकि मीरा ने जिस प्रकार भगवान कृष्ण की भक्ति की थी और पति के रूप में, यानी जो पति के रूप में पूजा था सबको, पूजा था कृष्ण को, तो इन्होंने भी कहते हैं पति के रूप में इनकी सेवा वगैरह की थी, तो इसीलिए इनको किशनगढ़ की मीरा कहते हैं। तो ये सब आप ध्यान रखना। मूल नाम विष्णुप्रिया, सावंत सिंह की प्रेमिका थी। उपनाम तो भारत की मोनालिसा, किशनगढ़ की मीरा भी कह देते हैं इसे। वल्लभ संप्रदाय के दीक्षित हुई थी। भारत सरकार ने 5 मई 1972 को डाक टिकट जारी किया था दोस्तों। निहालचंद ने राधा के रूप में चित्रण किया था। और क्या क्या विशेषताएं दोस्तों, एक एक प्रश्न पूछा हुआ दोस्तों इस पर। आप यानी इसका जो चित्र देखेंगे ना, उसमें खंजर नयन देखने को मिलेंगे, खंजर
या तीर कमान के समान है, के समान है। यानी जिस प्रकार तीर कमान खिंचा होता है ना, इस खिंचा हुआ नहीं होता है, उसी प्रकार इनके चित्र आंखों का चित्रण हुआ। तो खंजर है ये दोस्तों, खंजर नहीं, खंजर। नाक में बेसरी आभूषण है दोस्तों, नाक में बेसरी आभूषण, एक बाली सी लटकी देखने में मिलेगी, बेसरी आभूषण पहना हुआ है इन्होंने। गुलाबी व सफेद रंग, गुलाबी व सफेद रंग के कपड़े हैं दोस्तों। हाथ में कमल का फूल है, हाथ में कमल का फूल, ये इसकी विशेषता है दोस्तों। पारदर्शी वस्त्र है, पारदर्शी बताने की जरूरत नहीं, पारदर्शी क्या होते हैं, पारदर्शी वस्त्र। और बल खाते बाल, बल खाते बाल, यानी जिन्हें आप करली हेयर कहते हैं ना, वो करली हेयर है इनकी। तो ये सब इसकी विशेषताएं थी दोस्तों। मोस्ट विशेषताएं यहां तक है दोस्तों। ये आज तक कभी नहीं पूछी, अब कभी भविष्य में यहां से प्रश्न तो बनेंगे, 100% बनेंगे दोस्तों। प्रश्न तो विभाग कहीं ना कहीं से तो पूछेगा, तो यहां से बनने की प्रबल संभावना है, तो ये ध्यान रख लेना दोस्तों। तो ये किशनगढ़ की बनी ठनी की विशेषताएं थी दोस्तों। और पढ़ते हैं किशनगढ़ के बारे में। किशनगढ़ एक अच्छा चैप्टर है दोस्तों। यहाँ एक और चित्र है, यहां चित्र मिलेगा दोस्तों, चांदनी रातों की संगोष्ठी, चांदनी रातों की संगोष्ठी। संगोष्ठी मतलब आयोजन होता है दोस्तों। पहली बात तो ये चित्र किसके द्वारा, अमरचंद नामक एक चित्रकार हुआ था दोस्तों, अमरचंद द्वारा चित्रित है। बस ये ध्यान रखना, मोस्ट चीज तो यही है। चांद व तारों का चित्रण हुआ दोस्तों, चांद व तारों का चित्रण। रात का दृश्य है इसमें, रात का दृश्य, यानी रात का सीन दिखा रखा है दोस्तों। राजा व रानी के मध्य जल पात्र का चित्रण, राजा व रानी के मध्य जल पात्र रखा हुआ है। और तो दोस्तों राजा के पास में कुछ दासियां भी खड़ी है। बस ये इस चित्र की सभी विशेषताएं हैं दोस्तों, एक एक पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया। ये चित्र किसके द्वारा चित्रित है, तो अमरचंद नामक व्यक्ति एक चित्रकार था, उसके द्वारा चित्रित है। चांद व तारों का चित्रण हुआ दोस्तों, रात का दृश्य है, और राजा व रानी के मध्य एक जलपात्र रखा हुआ है, और राजा के पास में कुछ दासियां खड़ी है, यानी कुछ ले रहे हैं दोस्तों, यानी कुछ पानी वानी का प्रोग्राम है, चल रहा है, अभी पार्टी वार्टी चल रही है राजा रानी के मध्य। तो ऐसा कोई चित्र है। नौका विहार का चित्र और चित्र है दोस्तों, ये किशनगढ़ के नौका, ये सेकंड ग्रेड में आ चुका है, नौका विहार का चित्र। एक बार प्रश्न सीधा ही आया था। अब दोस्तों याद ये रख लेना कि जिस चित्रकार ने जो चीज देखी है वही उसकी कल्पना कर सकता है। आपने कभी कोई चीज नहीं देखी, उस चीज का आपको कभी स्वप्न भी नहीं आ सकता। आपने वर्तमान में यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का युग है, हम हर चीज देख रहे हैं। आज मोदी को हमने देखा है, तो मोदी साहब हमारे कभी सपने में आ सकते हैं, हम मोदी से कभी मिल सकेंगे। लेकिन आज से पहले जैसे महात्मा गांधी है, बहुत सारे नेता हैं ऐसे हालांकि महात्मा गांधी तो एक बहुत पॉपुलर है, ऐसा कोई व्यक्ति जिसका कभी नाम ही नहीं सुना हो, उसके बारे में कभी कल्पना ही नहीं की हो। अब कोई साइंस का स्टूडेंट नहीं है तो उसको क्या पता ऑक्टोपस क्या होता है, ऑक्टोपस उसके कभी सपने में आएगा क्या, तो नहीं आएगा। तो कभी सपने में नहीं आए, कल्पना नहीं कर पाएंगे, तो चित्रकार चित्रण कैसे करेंगे। तो इस प्रकार एक बार प्रश्न पूछा था, उन्होंने प्रश्न पूछा कि नौका विहार हंस, ये चित्र कहाँ की विशेषता है। ऑप्शन में देखो क्या देगा, जैसलमेर, जैसलमेर, बीकानेर और किशनगढ़ दे रखा, इस प्रकार ऑप्शन दे रखे थे दोस्तों। तो आप ध्यान ये रखना दोस्तों, जहां तक झील होगी, झील के जो दृश्य होंगे वो कहां मिलेंगे, यानी झील में नौका चलेगी। अब जैसलमेर में खटचला ओटी बम तो चालन हो रही। तो इस प्रकार के चित्र, यानी आप कुछ कॉमन सेंस लगाकर भी, आपके कॉमन सेंस से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। ये 3 लोगों ने चित्र बनाया था। नौका विहार वाला चित्र है नानक राम, बदन सिंह और सीताराम। नानक राम, बदन सिंह और सीताराम,
इन 3 लोगों ने मिलकर इस चित्र का चित्रण किया था। दोस्तों ये प्रश्न आज तक कभी नहीं पूछा, स्टार लगा लेना। एक झील का चित्रण किया था, उस झील का नाम है गुंदोलाव झील का चित्रण। अब ये डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि गुंदोलाव झील का चित्रण कहां हुआ है, तो किशनगढ़ में हुआ है। अगर ऐसा भी प्रश्न आए ना गुंदोलाव झील है कहां, तो भी ध्यान रखना किशनगढ़ में ही है। यहां और क्या क्या चित्रण, नाव है, नाविक है, कमल है, इन सब का चित्रण मिला है। जैसे बतख है, और क्या है, कमल का फूल इत्यादि का चित्रण। यानी इस चित्र की विशेषता क्या क्या है, तो ये इस चित्र की विशेषता है। किन लोगों ने बनाया, तो नानक राम, बदन सिंह और सीताराम ने। किस झील का चित्रण है, तो गुंदोलाव झील जो किशनगढ़ में पड़ती है, यानी किशनगढ़ झील का चित्रण किया गया है। नाव, नाविक, कमल, बतख, फूल इत्यादि का चित्रण हुआ दोस्तों। बस अब पढ़ते हैं दोस्तों किशनगढ़ शैली की प्रमुख विशेषताएं। हेडिंग डालें किशनगढ़ शैली की प्रमुख विशेषताएं। किशनगढ़ शैली की प्रमुख विशेषताएं। तो पहली विशेषता दोस्तों, इस पर प्रभाव किस शैली का है, तो प्रभाव कांगड़ा शैली का है। बस यही ध्यान रखना, कांगड़ा शैली, हिमाचल प्रदेश वाली। इस पर कृष्ण लीलाओं के चित्र भी मिलेंगे। कृष्ण लीलाओं के चित्र ध्यान रखना दोस्तों, कृष्ण लीलाओं के चित्र अगर कभी ऑप्शन में एक हो और नाथ द्वारा हो दोस्तों, नाथ द्वारा भी दे रखा हो और किशनगढ़ दे रखा हो, तो ध्यान रखना दोस्तों किशनगढ़ यानी नाथ द्वारा आपको उत्तर दे के आना है। लेकिन ए या बी दोनों इस प्रकार कथनकूट वाले दे रखे हो तो दोनों ही सही है। इस शैली में एक तो भित्ति चित्र, एक राग रागनी, का चित्रण ही नहीं हुआ। यानी इस शैली की ये भी विशेषता है कि भित्ति चित्र देखने को ही नहीं मिलते। बादलों की सिंदूरी का वर्णन मिलता है इसमें, बादलों की सिंदूरी का वर्णन। का वर्णन देखने को मिलता है दोस्तों। और क्या है, भ्रमर का चित्रण, भ्रमर का चित्रण। बद्र शैली का भी प्रभाव देखने को मिलता है, मथुरा वाली बद्र शैली का प्रभाव, क्योंकि संबंधित किससे है, तो देखो कृष्ण से है। मथुरा किससे संबंधित है, तो वो भी कृष्ण से है, तो बद्र शैली का प्रभाव तो ऑटोमेटिक देखने को मिलेगा भी। तो ये इसकी प्रमुख विशेषता है। पहली बात तो प्रभाव कांगड़ा शैली का है, बद्र शैली का भी है। कृष्ण लीलाओं के चित्र हुए, भित्ति चित्र, राग रागनी चित्र, तो ये तो बिल्कुल देखने को नहीं मिले। बस ये सब विशेषताएं, ये कभी नहीं कोई नहीं पूछेगा। लास्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ध्यान रखें दोस्तों, इसके चित्रकार कौन कौन है वो ध्यान रखें। हालांकि मैंने 2-3 चित्रकार तो बता दिए किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार। तो कौन कौन चित्रकार है भाई, तो पहला चित्रकार तो अमरचंद बताया, अमरचंद हो गया दोस्तों। निहाल चंद हुआ, 2 चित्रकार तो नाम ही आ चुके। नानक राम हुआ, बस इनके अलावा मोर ध्वज, सूर्य ध्वज, मोर ध्वज, सूर्य ध्वज, और आपका लाडली दास, लाडली दास, सीताराम, और क्या कौन कौन से, जैसे आपको बताया था बदन सिंह, नानक राम। जो भी वीडियो है और आरएस वाले दे रहे हैं, तो आरएस का एक ही फेमस पर्सन है दोस्तों, चित्रकारी पूछता है तो वो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। अमरचंद है, निहाल चंद है, सूर्य ध्वज है, मोर ध्वज है, नानक सिंह है, बदन सिंह है, इनके अलावा लाडली दास है और सीताराम है। तो ये थे दोस्तों इसके प्रमुख चित्रकार। आज हमारा मारवाड़ स्कूल ऑफ द पेंटिंग पूर्णतः समाप्त हो जाता है दोस्तों।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको यह वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट जरूर करना दोस्तों। अगर यह आपको वीडियो पसंद आता है तो आप अपने मित्रों तक जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।